आपकी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद है या प्रयागराज यूनिवर्सिटी है? एक ऐसा सत्संग या कोई ऐसा प्रवचन हम सबको सुनाइए जो आपको सबसे अच्छा लगे। अगर नेपाल को हम ऋण दे रहे हैं, भारत सरकार ऋण दे रही है, तो इसे राजस्व बजट में दिखाएंगे कि पूंजीगत बजट में? तो अगर बिहार में ही अगर जनगणना करना हो या ना करना हो, ना करने के लिए क्या मत होने चाहिए? आपके हिसाब से क्या भारतीय समाज उस मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है कि जहां पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए? आप तो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नॉन स्टिक में किस चीज़ की कोटिंग रहती है? सर आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए। आप हैं बजरंग प्रसाद। यस सर। बजरंग, अपने बारे में कुछ बुनियादी बातें बताइए ताकि हम आपसे परिचित हो सकें और आपसे सवाल पूछ सकें। जी सर, मेरा नाम सर बजरंग प्रसाद है जी। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंध रखता हूँ। ठीक है। मेरी 10वीं तक की शिक्षा गांव स्तर पे ही हुई और 12वीं हमने उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती जिले से की। उसके बाद 2019 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ हमने बीएससी स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। वर्तमान में सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद है या प्रयागराज यूनिवर्सिटी है? नहीं सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही अभी है। अभी उसका नाम वही है? जी सर। तो क्यों नहीं बदला? सर उसके लिए खास करके विश्वविद्यालय के कुछ संविधान में और केंद्र सरकार की भी अनुमति की जरूरत है, तो इसीलिए भी वो बदला नहीं गया। क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए Yes, उसमें राज्य सरकार का दखल नहीं। का दखल नहीं है। ठीक। और आपकी रुचियाँ क्या क्या बताई आपने? बताई हैं अभी? नहीं सर, अभी नहीं। क्या रुचियाँ हैं? हमारी रुचि सर खासकर लोकगीत सुनने में और पौराणिक आख्यान में सुनता हूँ और खाना बनाने में भी मेरी रुचि है सर। पौराणिक आख्यान सुनने में? यस सर। तो बजरंग, देखिए आपका नाम भी बजरंग है, बजरंग प्रसाद, बल्कि प्रसाद भी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि रहे। हिंदी साहित्य आपने वैकल्पिक विषय रखा यूपीएससी में, यस है ना? और पौराणिक आख्यान आप सुनते हैं, और आपने 12वीं क्लास की पढ़ाई जिस कॉलेज से की उसका नाम उर्मिला है। यस सर। उर्मिला का जो आख्यान है रामायण में या राम कथा में, इसकी बड़ी महत्ता है। यस। और कहते हैं कि द्विवेदी युग तक उर्मिला के चरित्र और व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने उस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने उर्मिला पर क्या लिखा, क्या संदर्भ था, और उससे हिंदी साहित्य में क्या बदलाव आया, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी किस सर। पुस्तक में लिखा, ये भी बताइए। जी सर, मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत एक महाकाव्य लिखा। उसमें उन्होंने विशेषकर उर्मिला और लक्ष्मण जी के प्रसंग पर ध्यान दिया, जो खास करके तब तक वो उपेक्षित पात्र थे। ठीक है। तो उन पात्रों को बाहर लाना, फिर एक नारी, हम कहे कि नारी विमर्श पे भी बात शुरू हुई, और इस तरह उसके बाद से हिंदी साहित्य में उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा और अन्य आख्यान लिखे गए सर। हाँ, तो उर्मिला वाले प्रसंग में क्या उनका नजरिया रहा, और कोई ऐसी खास पंक्तियां बताइए जो बहुत प्रसिद्ध हुई, जो उर्मिला के द्वारा कही गई हैं और हिंदी साहित्य में बड़ा विशेष स्थान रखती हैं। सर पंक्ति तो भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुख्यतः जो इस कथा का आधार है वो लक्ष्मण जी और उर्मिला के संयोग से लेकर के और फिर बन जाने तक की घटना का जिक्र किए हैं कि किस प्रकार एक पत्नी की स्थिति होती है और वियोग अवस्था में रहती है, फिर क्या क्या कैसे वह धैर्य धारण और आत्मविश्वास के साथ में और हंसते हुए चेहरे से एक पति को भेजती है। अच्छा, एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। ये उस संदर्भ की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है। क्या मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ और इतिहास में उपेक्षित या पौराणिक उपेक्षित स्त्रियों के बारे में भी लिखा, जो पौराणिक आख्यानों में थीं पर उनका महत्व उतना नहीं था? एक सर उन्होंने यशोधरा हाँ, के ऊपर एक रचना लिखी थी। क्या है उसमें, क्या थीम में बदलाव आया, और क्या उसी कोई पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई? उसमें सर बुद्ध जी के एक भाई थे, तो वो उन्हीं की पत्नी से संबंधित है आख्यान है सर, कि वो अब उनसे प्रेरित होकर वन में जाएं या घर पे रहें। इसी आप निश्चित हैं, आप दो रचनाओं को मिक्स तो नहीं कर रहे आपस में? सर अभी याद नहीं आ रहा वो। कोई बात नहीं। आपने लिखा है कि आप प्रवचन करना पसंद करते हैं, तो फिर ऐसा कीजिए ना, एक ऐसा सत्संग या कोई ऐसा प्रवचन हम सबको सुनाइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, 1 मिनट के अंदर, है ना, जिससे तुरंत एक नैतिक उपदेश हम सबको मिल जाए। सर इस संदर्भ में मैं सुनाऊंगा, जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक श्रीमद् भगवद गीता का आख्यान सुनाते हैं खास करके। उसमें वह
पाप पुण्य कर्म अकर्म इनकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जो समाज में होशियार लोग हैं या ज्ञानवान लोग हैं, तो तृतीय अध्याय कर्मयोग में है कि यत यत आचरत श्रेष्ठा तत तत एव येतरः जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। कि समाज में उच्च लोग जो शैक्षिक हैं वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी प्रकार से अन्य लोग भी आचरण करते हैं, और वह जैसा ही आचरण का मानक स्थापित करते हैं पूरा संसार उनका पालन करता है। ऐसे वो कर्मयोग की भी शिक्षा और धर्म भी बताते हैं। और ऐसी ही बात गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यानी कि लोगों के उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है सर। भारतीय समाज के लिए सबसे ऊंचे 5 आदर्श क्या हो सकते हैं? जैसे श्रवण कुमार एक नाम हो सकता है, यस ऐसे सर। 5 नाम बताइए सीधे कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, ऐसे ही पत्नी हो तो कैसी हो, पति हो तो कैसा हो, पड़ोसी हो तो कैसा हो। आपने बहुत पौराणिक आख्यान पढ़े होंगे, सीधे 5 नाम बताइए, साथ में रिश्ता बता दीजिए कि प्रजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो, कुछ भी ऐसे। सर अगर राजा की तुलना करें तो राम राज्य की परिकल्पना की ठीक जाती है। राजा हो तो राम जैसे। और मित्रता में कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ठीक है। और सर जो नैतिक उपदेश लें तो प्रहलाद और ध्रुव की तरह बच्चे हों कि जो गलत रास्ते पर ना जाएं। बच्चे हों तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे। ध्रुव की तरह। ठीक है। पत्नी में सर हम कहें तो मंदोदरी जो नैतिक रास्ता रावण को दिखाती थी। ठीक है। और भाई तो लक्ष्मण की तरह हो। ठीक है सर। बजरंग शब्द की शब्द शास्त्रीय व्याख्या करिए। बजरंग सर ये वज्र अंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका मतलब होता है कि वज्र के समान अंगों वाला। इसको अगर हम पर्याय लें तो हनुमान जी को बजरंग सर कहा जाता है। तो इस व्याख्या के हिसाब से बजरंग एक अपभ्रंश हो गया। वज्र अंग वर्तनी दोष आ रहा है ना, बजरंग तो कुछ त्रुटि आ गई नहीं इसके अंदर। यस। ठीक है। आप 1998 में पैदा हुए। भारत के और विश्व के दोनों ही नज़रिए से बताइए 98 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? 1998 में हम भारत के साथ विश्व को अगर जोड़े तो भारतवर्ष उस समय परमाणु पोखरण द्वितीय परीक्षण किया था, और उस पर वैश्विक परिदृश्य में CTBT एक संधि आई थी जिस पर यह हस्ताक्षर करने का भारत पर दबाव डाला गया था। क्या है CTBT? इसके तहत यह प्रावधान था सर कि किसी भी प्रकार का पहले फुल CTBT का फुल फॉर्म बता दीजिए। ये था कि कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके तहत यह था कि किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण पर रोक लगाता था सर। अच्छा, तो हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। यस सर। कितना वार्षिक उत्पादन हो जाता है? अभी सर ये लगभग 10 गीगावाट के आसपास। यूपी में भी कोई परमाणु संयंत्र है? तारापुर सर। सक्रिय है? यस सर। भारत में कुल कितने संयंत्र सक्रिय हैं? एग्जैक्ट सर नहीं पता, 7-8 होंगे। दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा परमाणु बिजली बनती है? अच्छा, कोई बात नहीं। अभी भारत रक्षा उद्योग को बढ़ाने पे ध्यान दे रहा है। यस सर। रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने हाल में कौन कौन से उपाय किए हैं? अभी सर हाल में डिफेंस कॉरिडोर 2 बनाए गए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। खास करके स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद को सशक्त किया गया है, और मेक इन इंडिया के तहत भी सर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या हम रक्षा वस्तुओं का निर्यात भी कर रहे हैं? यस सर। लगभग कितने का निर्यात हो जा रहा है आजकल? एग्जैक्ट फिगर किन किन देशों में कर रहे हैं? अभी सर हमने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल अपना दिया है। दे दिया है पक्का कि अभी प्रस्ताव हमने चल रहा है? सौदा किया है। यस सर। सौदा हो गया है? यस सर। और किन देशों को दे रहे हैं फिलीपींस के अलावा? और सर हम बातचीत करने से वियतनाम हुआ, उससे संबंधित देश, दक्षिण एशियाई देशों में, और खास करके अफ्रीकी देशों में भी अवसर हमारे लिए खुल रहे हैं। मिस्र और अन्य देशों से भी हाल ही में वार्ता हुई है रक्षा को लेकर के सर। तो निरस्त्रीकरण के बारे में हमारे जो पुराने संकल्प थी, जो पुरानी समझ थी, हमने इसे छोड़ दिया है अब? नहीं, हमने छोड़ा नहीं सर, हम संपूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करते हैं कि शस्त्र सभी के पास ना हो बेहतर है, लेकिन अगर उस देश इस पर सहमत नहीं हो रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हम तो फिर बैलेंस ऑफ पावर के लिए है कि सबके पास हो। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सर हमें जरूरी हो जाता है कि सारे सबके पास हथियार होने चाहिए। ये सर होड़ ऐसे लगी ही जाती है कि अगर पूर्ण रूप से ना रोक लगे तो एक दूसरे देश प्रेरित होते हैं। अच्छा, यूरोप वाले इतना सारा और अमेरिका वाले हथियार जो यूक्रेन को दे रहे हैं, इससे वो पर्यावरण को भी असंतुलित कर रहे हैं। यस। विश्व अर्थव्यवस्था का भी विध्वंस हो रहा है। आपको लग रहा है कि सुरक्षा परिषद में इस घटना की भर्त्सना होनी चाहिए? जी सर, होने चाहिए, लेकिन इस पर रोकने को शुरू में प्रयास हुए भी थे, इन वीटो यूज़ कर देते हैं जो देश संबंधित है। रूस रोक लगा दिया था, चाइना भी। अच्छा, अभी जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को,
वो वर्तमान सरकार के आम चुनाव के पहले अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा। यस सर। उसके बाद एक अंतरिम वैकल्पिक बजट आएगा अगले साल 2024 में। जो 2024 में वैकल्पिक बजट आएगा उसको किस प्रकार का बजट कहेंगे? उसको सर हम अंतरिम बजट कहेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरिम बजट का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 112 में सर वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। वो तो पूर्णकालिक बजट के बारे में है। क्या संविधान में अंतरिम बजट शब्द का उपयोग है? नहीं सर। किस शब्द का उपयोग है? सर बजट शब्द का यूज संविधान में नहीं किया गया। हम जो अंतरिम बजट पेश करेंगे उसके लिए संविधान में किस शब्द का उपयोग किया गया है? बजट में व्ययों को कितने वर्गों में बांट कर दिखाया जाता है? उसमें सर एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय। सर क्या अंतर होता है? राजस्व व्यय सर ये आवर्ती व्यय होता है, जिसमें मुख्यतः पेंशन और वेतन, ब्याज चुकाना, इन सब पे खर्च, आय व्यय का विवरण होता है। और जो पूंजीगत व्यय होता है यह मुख्यतः उधार चुकाने या नई परिसंपत्ति का सृजन करने से संबंधित होता है। ठीक बात है। अगर नेपाल को हम ऋण दे रहे हैं, भारत सरकार ऋण दे रही है, तो इसे राजस्व बजट में दिखाएंगे कि पूंजीगत बजट में? पूंजीगत बजट में सर। और अगर हम विश्व बैंक के ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो राजस्व व्यय में सर। जो ब्याज भुगतान राजस्व व्यय है। यस सर। और अगर मूलधन चुका रहे हैं ऋण का? पूंजीगत व्यय। ऋण चुकाना भी और ऋण देना दोनों पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत मतलब उधारी लेना सर, ये पूंजीगत मतलब ये जो देयता बनती है आय है सर। अभी भारत सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग कितना है? करोड़ में या लाख करोड़ में बता सकते हैं आप? परसेंटेज में सर ये 6.7% के आस। ठीक है। और जीडीपी कितना है? जीडीपी लगभग 190 लाख करोड़। तो 190 लाख करोड़ का 6.7% निकाल के बताइए। तो लगभग 10 लाख करोड़ के। ठीक है, धन्यवाद। बजरंग, कास्ट बेस्ड सेंसस को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। बिहार ने करने का फैसला लिया है। यस। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए? अभी सर हमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, तो देखना चाहिए कि बिहार का जो जातिगत जनगणना है कहाँ तक सफल होता है सर। तो अगर बिहार में ही अगर जनगणना करना हो या ना करना हो, ना करने के लिए क्या मत होने चाहिए? सर ना करने से ये आशंका उभर रही है कि जातिगत जनगणना करने से एक बार फिर जाति को लेकर के कहीं ध्रुवीकरण ना शुरू हो जाए, जातियों में एक दूसरे के प्रति तनाव ना उत्पन्न हो जाए। सर आपकी सोच के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना, की नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? सर सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को अगर हम ध्यान में रखें तो एक बड़े स्तर की जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार जैसे 2011 में उन्होंने सामाजिक आर्थिक जनगणना की थी। सर हमें व्यापक उद्देश्यों में केवल जाति पर केंद्रित ना होकर के हम चाहें तो जो हमारा दशकीय जनगणना होता है इसमें कुछ डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। सर मैं समझता हूँ कि स्पेशली उसी को केंद्रित करके नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि इससे जातिगत विभाजन फिर से बढ़ेगा, फिर से उस तरह की राजनीति उभार लेगी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, असर्ट करने का समय है, असर्ट करना चाहिए। ये आपको ठीक लगता है? सर हम समझे नहीं। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस पे कई सारे जातीय नेता हैं, वो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, अब समय आ गया है कि जिन जाति में आज तक जिनकी हिस्सेदारी ज़मीन पर नहीं रही है, इन सब का को संगठित होकर अपना राइट्स जो है, अपना जो इनका लैंड पे जो क्लेम है, इसको प्रूव करना चाहिए कि इनको सिस्टमेटिकली अंडर रिप्रेजेंट किया गया है या लैंड में इनका हिस्सेदारी नहीं रही है। ये सामने आने से इससे समाज का जो बिंब है उन सबको मालूम चलेगा किसके पास कितनी ज़मीन है। इसका तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटोरिक चल रहा है। आप इसको नहीं लगता है कि इसका कुछ भी एडवांटेज होगा? सर एडवांटेज होगा इसका। सर पता लगेगा कि किसके पास में स्वामित्व का संकेंद्रण ज़्यादा है। तो हालांकि सर मेरे कहने का मतलब है कि अन्य माध्यम भी हैं कि सरकार इस संदर्भ में डेटा जुटा सकती है। सर मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। चाइना से ट्रेड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार शायद काफ़ी बड़ा आंकड़ा आया है। कितना होगा इस पर चाइना से ट्रेड? इसमें सर हमारा जो घाटा है वो लगभग $100 बिलियन क्रॉस कर गया। क्यों इतना अचानक से क्यों बढ़ रहा है? हम जब चाइना से हमारा जो निर्यात है वो कम हुआ है और आयात लगभग हमेशा वृद्धि के ही स्तर पे है सर, इसीलिए गैप बढ़ता ही जा रहा है। मोटा मोटा हम क्या ले रहे हैं चाइना से जो कि इतना? चाइना से हम सर सौर ऊर्जा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाले सामान को ले रहे हैं सर। उसमें खिलौना भी है प्रमुख तौर पे। तो विनिर्माण की वस्तुएं ज़्यादा सर हम आयात करते हैं और रॉ मटेरियल जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में उपयोग होता है सर। ठीक है। तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता कार्यक्रम जो है भारत सरकार का, इससे ट्रेड, चाइना से जो ट्रेड हो रहा है उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा? ये जो 2-3 बिंदु आपने बताई। जी सर हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार PLI स्कीम और अन्य इंसेंटिव दे करके प्रयास कर रही है कि
जो घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में सकारात्मक प्रभाव आएगा। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी कहते हैं कि पीएलआई स्कीम, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएलआई स्कीम नहीं लाना चाहिए। 80,000 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा आप एक प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी को। इससे अच्छा है कि 70-80 हज़ार करोड़ रुपए आप यूनिवर्सिटीज़ में बांटें अगर, तो वहाँ पर आप एक अच्छा टैलेंट डेवलप कर सकते हैं। ये उनका मत है। आप इस मत से एग्री करते हैं कि नहीं? अभी सर 2 साल इस स्कीम को शुरू हुए हुआ है, तो हमें थोड़ा इसका आउटपुट देखना पड़ेगा सर, तभी हम। तो आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए 70-80 हज़ार करोड़ रुपए भारत नहीं सर, इसमें सकारात्मक रुझान भी आए हैं। जैसे एप्पल जो है भारत में अब विनिर्माण शुरू कर दी है सर, तो हम बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अन्य कंपनियां भी भारत में निर्माण करें। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न है ई रूपी के संबंध में। ये ई रूपी लाने का क्या, डिजिटल रूपी तो चल ही रहा है, कई सारी एप्लीकेशन आ गई हैं। ई रूपी को अलग से लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उसके सर 2-3 फायदे हैं। पहला तो ये कि उसका हमें फिजिकली जो धन को स्टोर करने के लिए ज़्यादा सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ता है, यह भी रुकेगा। और दूसरा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो ये डेटा इस रूपी को ट्रैक करने में आसानी होगी और एक बेहतर, हम कहें कि। बट रूपी तो वैसे भी ट्रैक होता है। आप अगर कोई भी ऐप लें, यूपीआई भीम ऐप लें, आप किसी को पेमेंट करेंगे तो ट्रैक तो वहाँ पर भी हो जाएगा। प्लस इसका एक भौतिक स्वरूप भी है, तो ये ज़्यादा कहाँ केंद्रित हो रहा है सर, तो इसको हम नहीं जान सकते हैं। तो यानी कि हम अधिकतर रेगुलेट कर सकेंगे और एक औपचारिक अर्थव्यवस्था। किसके, अगर आपकी बात मान लेते हैं, किसके पास कितना पैसा है, ये चीज़ अगर मालूम चल जाए आरबीआई को, तो इंडिविजुअल प्राइवेसी के राइट्स का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये सरकार के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि किसके पास एग्जैक्टली कितना पैसा किस समय है, ये चीज़ डेटा हो? वो तो सर सरकार जान ही सकती है, और अगर हमारे पास खर्च कर रहे हैं वैध पैसा है तो। मतलब प्राइवेसी को लेके आप ज़्यादा चिंतित नहीं हैं? है सर, प्राइवेसी के कंसर्न है तो उसके प्रावधान सर किए जाने चाहिए। ठीक है। बजरंग, यूपी से हैं आप, और यूपी में कुछ वक्त पहले एक लंपी स्किन डिसीज़ बहुत खबरों में थी, क्या थी ये? मैम पशुओं से संबंधित एक बीमारी थी जिसमें उनके शरीर पर बड़े बड़े फफोले नुमा छाले पड़ जा रहे थे और उनकी मृत्यु हो जा रही थी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इलाज हुआ है, कुछ वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, क्या किया है सरकार ने ये लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में? अब मुझे जहाँ तक पता है मैम, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन अभी है नहीं लंपी डिजीज़ के लिए। ये आप कंफर्म है? नहीं है कंफर्म? अच्छा, जब चल रहे थे ये डिसीज़ और इतने सारे पशु ख़त्म हो रहे थे, उस वक्त सरकार ने कुछ कदम उठाए थे? जो संक्रमित जानवर थे उनको अन्य पशुओं से मैम दूर किया जा रहा था। वो तो सरकार नहीं कर रही थी, वो तो खुद लोग ही कर ले रहे थे। और विशेष जानकारी? अच्छा, इसके बारे में आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। ये बताइए, आदित्य L1 मिशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या है इसमें? L1 क्या है, क्या इसके एम है मिशन के? L1 में पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण दोनों का लगभग नगण्य रहता है। क्या नाम होता है इस स्थान का? लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं इसको। ऐसे कितने स्थान होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं, तो हमने L1 ही क्यों चुना? क्योंकि सूर्य की बाहरी संरचना का अध्ययन करने के लिए वो मतलब ज़्यादा ठीक है, वो सबसे सटीक है। क्या एम है इस मिशन के? इसका मैम लक्ष्य है कि सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करना। मैम बस कोरोना का करना है? कुछ और भी करेंगे हम सूर्य के बारे में स्टडी? जी, सूर्य के निर्माण और से संबंधित और प्रकाश का हम स्पेक्ट्रम का अवलोकन करेंगे मैम। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी खबरों में बनी हुई है, क्या कारण है? इंडस वाटर ट्रीटी एकदम से क्यों इतना ज़्यादा इसके ऊपर वाद विवाद हो रहा है, पर चर्चा हो रही है? क्योंकि ये तो ऐसा माना जाता था कि ये एक सुनहरा पन्ना है भारत पाकिस्तान के रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे हम विवाद नहीं करते, बाकी सब चीज़ों पे करते हैं, पर इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको संभाल के चलते हैं। एकदम से ये भी क्यों चर्चा का विषय बन रहा है? उसमें मैं मुख्य पहलू जो है इस मौजूदा विवाद का, 2015 में हम 2 जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं, एक रतले और एक किशनगंगा। तो पाकिस्तान इन परियोजनाओं की टेक्निकल डिजाइन को लेकर के विरोध कर रहा था कि रनिंग वाटर नहीं है, पानी स्टोर करेंगे, हमको अपना हक नहीं मिलेगा। तो इससे संबंधित उन्होंने इस मुद्दे को वर्ल्ड बैंक में उठाया। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की व्यवस्था हो। तो वर्ल्ड बैंक, और फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस लेकर के फिर कहा एक मध्यस्थता कोर्ट की स्थापना हो। तो भारतवर्ष ने कहा, और फिर भारतवर्ष ने भी कहा कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट पैनल बनाया जाए। तो फिर बाद में
ये दो एक ही मुद्दे के लिए दो जो मैकेनिज्म थे, तो 2016 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप लोग खुद समाधान कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 17 से 22 तक भारत सरकार हमेशा सिंधु जो स्थायी कमीशन था उसमें पाकिस्तान को आमंत्रित किया, लेकिन वो अनुपस्थित रहा। वर्तमान में भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। तो भारत सरकार कह रहा है कि एक ही मुद्दे के लिए दो समाधान तंत्र एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं है। इसीलिए ये दोनों नहीं है इंडस वाटर मतलब ट्रीटी में, कि एक ही मुद्दे के लिए दोनों एक साथ, यह प्राविधान उसमें नहीं है। अच्छा, जो ओरिजिनल इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें कौन कौन से प्रावधान है, क्या स्टेप वाइज तरीके हैं अगर दोनों में से किसी को दिक्कत है तो? जी मैम, उसमें था एक पहले कि आपसी बातचीत के स्तर पर सुलझाया जाए, और दूसरा उसमें प्राविधान था कि फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट, उसके बाद में आप आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाइए। तो जब ये न्यूट्रल एक्सपर्ट तक ले गया था पाकिस्तान सबसे पहली बार इस ट्रीटी में जो भी दिक्कतें आ रही थी, तो उस वक्त जो भी रिकमेंडेशन थी वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की, क्या भारत ने उसके बाद अपने डिज़ाइन में या प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव किए थे? नहीं मैम, उसका गठन ही नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने प्रस्ताव वापस ले लिया, फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट की मांग मतलब कर अभी तक भारत ने अपने जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनसे कोई छेड़खानी नहीं की है? नहीं, उस पर अभी नहीं हुआ है कुछ विशेष। ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार मैरिटल रेप के बारे में बातें कर रहा है और कुछ याचनाएं वहाँ पे भी पहुँची हैं। आपके हिसाब से क्या भारतीय समाज उस मैच्योरिटी तक पहुँच चुका है कि जहाँ पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए? इसको लेकर मैम दो जजमेंट, एक जेएस वर्मा समिति बनी थी, उन्होंने कहा था कि मैरिटल रेप पर विचार किया जाना चाहिए, और दिल्ली हाई कोर्ट का भी मत था। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड अभी इस पर ज़्यादा पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि भी थोड़ा टाइम चाहिए। और भारतीय समाज में मैं समझता हूँ कि अपराध अगर हो रहा तो उसके लिए ज़रूर दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। तो अगर किसी, आपको भी पता है कि मैरिटल रेप होता है, ये अपराध है, सिर्फ इसलिए कि इस चीज़ का दुरुपयोग हो सकता है, क्या हम रुके रहें इसको अपराधीकरण श्रेणी में लाने से? नहीं मैम, हमको प्रगतिशील कदम इस पर उठाना चाहिए। तो यानी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, लॉ आ जाना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बजरंग। बजरंग जी, आपको फोक म्यूज़िक पसंद है, बिरहा? यस सर। अच्छा, और कोई भी यूपी के कुछ फोक म्यूज़िक के बारे में बता सकते हैं कुछ? यस सर, कजरी है, विदेशिया है, निर्गुण है सर, अरे, आल्हा है। आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड रीजन में सर। कजरी के बारे में कुछ बताइए अगर जानते हो। कजरी सर ये सावन ऋतु में गाया जाता है, खास करके महिलाएं यहाँ गीत गाती हैं। मैं प्रमुख कलाकार अजिता श्रीवास्तव जी भी, उनको 2022 में पद्मश्री भी सर मिला है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? यस सर। उनमें से कोई एक ऑप्शनल क्यों नहीं चूज़ किया? मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने हिंदी क्यों चूज़ किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने उसमें से कोई एक सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? उसमें सर मैं चूज करने के विचार में उस समय था 2018 में। उस समय सर यूपीएससी में यह व्यवस्था नहीं थी कि हम ऑप्शनल और जो जीएस का पेपर है हिंदी भाषा, मतलब एक भाषा में, दो भाषा अलग अलग भाषाओं में लिख सकें सर। तो जीएस को इंग्लिश में लिखने में सर थोड़ा उतने बेहतर हम प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। आपकी एक हॉबी है कि आप कन्वर्सेशन करते हैं और स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के साथ उन्हें मोटिवेट करते हैं। यस सर। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। यस। मान लीजिए कोई महिला प्रधान आपके पास आती हैं और वो ऐसा कहती हैं कि मैं तो नाम मात्र की प्रधान हूँ, सारा काम जो है हमारे पति करते हैं, दिन भर मुझे डांट भी सुननी होती है, घरेलू काम भी करने होते हैं। वो एकदम डीमोटिवेटेड है। आप माता जी को भी अपने ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, बताइए। चूँकि सर वही प्रधान है तो वो खुद ही सख्त हो सकती हैं, क्योंकि बिना हस्ताक्षर किए कोई भी परियोजना गांव में या कोई भी मत निकाला नहीं जा सकता है सर। तो अंतिम अधिकार तो उन्हीं के पास में है। और विशेष रूप से अगर किसी कारणवश वह नहीं उसमें शामिल हो पा रही हैं, कोई प्रतिनिधि उनके साथ में है, तो उन्हें बातचीत के द्वारा और या प्रयास करना चाहिए कि हम मिल करके उस मुद्दे को सुलझा लें सर, और उसमें कोई निराशा की बात नहीं है। आपकी कुकिंग फूड हॉबी है, स्नैक्स बनाते हैं आप जी। स्नैक्स में जैसे क्या, मतलब हम समझें उसको? इसमें सर जैसे समोसा हुआ, ब्रेड पकौड़ा हुआ, पकौड़ी हुआ, तो ऐसे चीज़ सर। सारी ऑयली चीज़ें ही बनाते हैं? नहीं, पराठा और अन्य भी चीज़ सर, जैसे चना भूनना हुआ, चना भूनना हुआ, मटर, इन सब चीज़ों के। अच्छा, आप तो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नॉन स्टिक में किस चीज़ की कोटिंग रहती है? नॉन स्टिक बर्तनों में? सर नहीं आइडिया।
ये सही है, ये यूज़ करने चाहिए? यस सर। ओके। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कुकिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं? यस सर। करिए। जैसे कुकिंग में सर विभिन्न हम इंटीग्रेंट जो उसको तो मिला करके एक बेहतर, हम कहें अधिक पौष्टिक और भोजन तैयार करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में विभिन्न अंगों को एक साथ ला करके हम विकास में एक बेहतर समायोजन स्थापित कर सकते हैं सर। ठीक, मेरा अंतिम प्रश्न, अपनी 2 कमियां बताइए हमें। एक जो सर हम कमी महसूस करते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से हम घर से काफ़ी दूर रहे, तो एक परिवार के साथ में नहीं रह पाए। और दूसरा सर भावनात्मक स्तर पे है, तो इससे हमारे निर्णय लेने में कभी कभी तार्किकता का कम हस्तक्षेप हो जाता है सर। ठीक है, थैंक यू। बजरंग जी, ये बताएं कि भारत में खूब डिबेट चलती है कि राज्य कई बड़े बड़े हैं, उनको छोटा कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 भाग कर देने चाहिए। ज़्यादा डिमांड आती है पूर्वांचल से, जहाँ से आप हैं भी। तो मुझे 3 तर्क दे के समझाइए कि क्यों उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। एक तो सर एक ही छोटे राज्य करने से जरूरी नहीं कि बेहतर ही परिणाम आए, चूँकि पूर्वोत्तर भारत में हमारे 8 राज्य हैं जो काफ़ी छोटे छोटे हैं। वो तो ट्राइबल और एथनिक वजहों से छोटे राज्य हैं ना। मतलब मैं हाँ विस्तार के आधार पर दूसरा बताइए। और दूसरा सर अलग कर देने से उत्तर प्रदेश को या किसी राज्य को, तो सर उसमें एक तो सर राज्य एक में है तो राज्य में जो असमानता को प्रश्न उठाए जाते हैं तो खास करके वहाँ ध्यान दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल और पश्चिम को लेकर जब तुलना होता है। और दूसरा सर चूंकि उत्तर प्रदेश में नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो यह भी इशू बाद में आ सकता है जल बंटवारे को लेकर के सर। ठीक है बजरंग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए बजरंग, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन हमारे 2-3 साथी आपसे पहले मिल चुके हैं। यस सर। और जैसा इनका कहना है वो ये है कि आपने बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट किया है पिछले मॉक इंटरव्यू की तुलना में। और ज़बरदस्त हल्का फुल्का नहीं, 180 डिग्री के आसपास का इम्प्रूवमेंट किया है, ऐसा बताया गया मुझे। तो बहुत बहुत बधाई कि आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया। लेकिन क्योंकि 1-2 मेंबर्स ऐसे हैं इस बोर्ड में जो आपसे पहली बार मिले हैं, मैं भी उनमें हूँ, यस सर। हमने अपनी निगाह से देखा तो हमें लगा कि अभी कुछ मामलों में और ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब उस पर सबकी सहमति है। जी सर। लेकिन तारीफ सबने की कि आपने इतने कम समय में अपने आप को इतना मॉल्ड किया है, तो इसका मतलब कुछ खास बात तो है आप में। ठीक है, अब जो ध्यान देने की बात है, आपकी एंट्री, ड्रेस, बैठने का तरीका, इंट्रोडक्शन, वो सब बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मन हो तो शर्ट या टाई में से कोई एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। या तो आसमानी शर्ट पहन लीजिए इसी टाई पे, और अच्छा दिखेगा जी। और अगर शर्ट ये रखनी है तो फिर टाई में थोड़ा सा ब्लैक के बदले मैरून जैसा कुछ हो या ब्लू जैसा कुछ हो तो बेहतर लगेगा। इनमें से कोई एक चेंज अगर करना हो तो ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी का नाम वाला पसंद ठीक था, उसमें दिक्कत नहीं थी। उर्मिला का जिक्र क्योंकि आपने किया परिचय में, तो आपको फिर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी आप है तो पता होना चाहिए था। जी सर। मॉक इंटरव्यू का असली पर्पस क्या है? आपको ये समझ में है कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। जी सर। और 2, 3, 4, 5 मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि बहुत सारी रेंज पता लग जाती है, उसकी तैयारी कर लीजिए। जी। अब उर्मिला की बात होते ही उससे जुड़े हुए अन्य प्रसंग हो सकते हैं। वो प्रिय प्रवास की राधा भी हो सकती है, वो मैथिली गुप्त की यशोधरा भी हो सकती है। तो जितने प्रसंग हैं ना, विशेष रूप से द्विवेदी युग में स्त्रियों वाले, उनको देखिए ध्यान से, क्योंकि आपके बायोडाटा से निकलता है। और जब मैंने कहा 5 ऐसे आदर्श बताओ बेटा श्रवण कुमार जैसा, उसमें भी लगा कि आप बहुत तैयार नहीं उन चीज़ों के लिए, है ना। ये सब तो टिप्स टाइम लगा सर थोड़ा सा सेट करने में। खटाक से बोलना है, ठीक है। और उसमें कैसे कि सर भाई जैसे लक्ष्मण हैं, भरत हैं, ये हैं, मेरी राय में सबसे अच्छे भाई का एग्जाम्पल ये होगा, क्योंकि एक सेंटेंस जो भी आपका तर्क हो, लगे कि आपने इन चीज़ों पे समय गुजारा है, पढ़ा है ठीक तरीके से, ठीक है। जो नॉलेज वाला एस्पेक्ट है, जनरली सब लोग संतुष्ट हैं कि पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट और आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। कहीं कहीं जैसे जीडीपी को लेकर थोड़ा सा ब्लफ ज़्यादा हो गया था, वो सब डेटा देख लीजिएगा, लेकिन नॉलेज आपकी जनरली ठीक है। जो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं जनरली वो सब भी काफ़ी अच्छा स्टैंड अपने लिए है। बाकी कुकिंग वगैरह में ठीक था, लाइट था थोड़ा सा। अब नॉन स्टिक में कौन सा कोटिंग है सब पता होना चाहिए, कुकिंग लिखा है तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी देख लीजिए, लेटेस्ट क्या क्या तकनीक है, इंडक्शन वगैरह क्या है वो पता होना चाहिए।
बाकी यूपी को बांटें क्यों ना बांटे, मतलब मुझे उम्मीद थी कि आपने यूपी को बांटना चाहिए, वो तर्क तो तैयार किए होंगे, नहीं बांटने का नहीं सोचा होगा। तो जब भी किसी पक्ष पे तैयारी करें ना, उसके रिवर्स पे भी 2-3 आर्गूमेंट्स तैयार रखिए। और आप बस्ती से हैं तो यूपी के डिवीज़न पे सवाल आ ही सकता है। जहाँ नहीं पता है झूठ नहीं बोलना है, माफ़ी मांग लेनी है। और जनरली हम लोग काफ़ी कन्विंस हैं कि पिछली बार की तुलना में आप काफ़ी अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने 180 डिग्री और कर लिया इम्प्रूवमेंट तो 360 हो जाएगा पूरा। उसके बाद फिर तो आप आग लगा देंगे यूपीएससी में जाके। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।